बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य के आज हम यूनिट 1 के हम हिंदी उपन्यास के उद्भव विकास पर आज हम चर्चा करेंगे। ये हमारी आज की दूसरी क्लास है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि हिंदी कहानी का उद्भव विकास कैसे हुआ है और उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको कराए थे। आज की हमारी जो क्लास रहेगी हिंदी उपन्यास के उद्भव विकास पर हमारी क्लास आज की बेस रहेगी और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आते हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन इसी के साथ में करा दूंगा, जैसे कि इसके तत्व क्या हैं और इसके साथ साथ इसके प्रकार क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से आपको जो है मिला लेना है। अब कुछ ही जो है विश्वविद्यालय में हिंदी लिटरेचर का पेपर लगता है, लेकिन उसके अंतर्गत आपको हिंदी गद्य ही आपको पढ़ना है। तो हिंदी लिटरेचर का आपका चाहे यूनिवर्सिटी में पेपर लगता हो या फिर आपको केवल हिंदी ही हो, तो उसके अंतर्गत आपको हिंदी गद्य ही जो कि पढ़ना है। तो आप सभी का सिलेबस यही होने वाला है और यही आपको पढ़ना है। तो इसमें हम आज की दूसरी क्लास के माध्यम से हम आज हिंदी उपन्यास के उद्यम विकास को आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी आशा करता हूँ आपने फर्स्ट क्लास को वॉच किया होगा, देखा होगा। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको जो है आसानी से वॉच कर सकते हैं। और बहुत ही शीघ्र हमारी अन्य जितनी भी क्लासेस की बच रही हैं, जैसे कि हिंदी का नाटक का उद्भव विकास, हिंदी आलोचना और अन्य जितने भी चैप्टर बच रहे हैं उनको हम बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे। एग्जाम से पहले पहले पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम कंप्लीट करा देंगे और एग्जाम से पहले पहले हम मॉडल पेपरों को भी सोल्व करा देंगे, जिससे आपके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप बिना कोई बुक खरीदे, बिना कोई सीरीज खरीदे मेरे चैनल के माध्यम से आप एकदम फ्री में आल सब्जेक्ट की तैयारी आप जो है कवर कर सकते हैं। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए आज की क्लास के माध्यम से हम इसका जो दूसरी क्लास है जिसमें हमको पढ़ना है हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास, इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है सेशन को लाइक करेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे यदि आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैं इस समय बीए की आल सेमेस्टर की और आल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ से जो कि उपन्यास की बात आज की क्लास के माध्यम से हम करेंगे, इसके उद्भव विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जान लेना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि आपके पाठ्यक्रम में कौन सा उपन्यास संकलित है, कौन सा उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है जो कि आपको पढ़ना है। तो आपके पाठ्यक्रम में ठीक है बीए थर्ड सेमेस्टर आपको जो है आपके जो सिलेबस में जो उपन्यास दिया हुआ है झांसी की रानी, ये उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ठीक है, जो कि वृंदालाल वर्मा के द्वारा जो है लिखा गया था। एक ऐतिहासिक उपन्यास है, क्योंकि उपन्यास की जब बात आती है तो उपन्यास किस विधा की रचना है, तो उपन्यास जो है ऐतिहासिक विधा की रचना है। क्योंकि जितनी भी आपकी चाहे कहानी हो, आलोचना हो, ठीक है, या फिर अन्य कोई चीज़ हो, तो इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं हिंदी साहित्य में तो कहीं ना कहीं देखा जाए सारी की सारी विधाएं होती हैं। तो उसी प्रकार उपन्यास का एक ऐतिहासिक विधा है। तो आज हम उपन्यास के बारे में हम चर्चा करेंगे और आपके पाठ्यक्रम में जो कि झांसी की रानी जो कि उपन्यास संकलित है, जब हम क्लास के माध्यम से जब हम आगे बढ़ेंगे यूनिट बाय यूनिट, तो झांसी की रानी का जब उपन्यास आएगा तो उसके बारे में हम विस्तृत आपको सारे के सारे इसकी स्टोरी करा देंगे, उससे बनने वाले सारे संपूर्ण आपके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे कि जो कि उपन्यास से बनने वाले कौन कौन से क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं। इसमें हम उपन्यास की परिभाषा आपको स्पष्ट करेंगे और इसके तत्व। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो उपन्यास है इसकी परिभाषा क्या, इसके तत्व एग्जाम में पूछ सकता है, फिर पूछेगा कि हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास बताइए। और इसमें कौन से क्वेश्चन कराएंगे, उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास के तत्व, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। उपन्यास के प्रमुख जो प्रकार हैं उनको भी हम कराएंगे। उपन्यास के तत्वों के आधार पर उपन्यास के कितने भेद माने जाते हैं इनको भी हम कराएंगे। सब इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन मैं सारे के सारे करा रहा हूँ। चलेगा, यहाँ से हम सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी जो कि उपन्यास का उद्भव विकास के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले इसका हम आशय समझ लेते हैं कि उपन्यास होता क्या है। ठीक, उपन्यास कौन सी बला है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हिंदी उपन्यास को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि विधा क्या होती है, तो आपको ज़्यादा सही से आपको समझ में आएगा। आपने विधा शब्द जो कि आप लोगों का ही शब्द है, स्टूडेंट का ही शब्द, आपने पढ़ा भी होगा कि विधा क्या होती है। ठीक है, तो विधा की जब बात आती है तो जितनी भी हिंदी साहित्य में चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, या संगीत हो, या फिर उपन्यास हो, ये सभी ना सभी कहीं ना कहीं देखा जाए सभी की सभी विधाएं ही हैं। ठीक है, तो हम विधाओं के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो आपको विधा आपको समझ में आएगा। यदि हम विधाओं को बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में हम देखें तो विधाओं को दो भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से, एक इसको बांटा गया है, एक इसके दो प्रकारों में, एक बांटा गया है नैसर्गिक, ठीक है, नैसर्गिक। दूसरा इसको बांटा गया है ऐतिहासिक।
ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है। अब हम नैसर्गिक की हम बात करें, ठीक है, तो नैसर्गिक का मतलब ये होता है जो समाज में जो है पाई जाती हैं इस तरह की, जैसे कि नाटक हो गया आपका, समाज के अंतर्गत संबंधित आपका नाटक आपका है, और कहानी, कहानी और आपका संगीत, ये जो है समाज में पाई जाती हैं, ठीक है, समाज सबके संबंधित हैं, तो ये होता है नैसर्गिक जो है विधा। अब है ऐतिहासिक विधा। ऐतिहासिक विधा की जब बात आती है तो एक इतिहास मतलब अतीत में एक कालक्रम में जो भी घटित हुई हैं घटनाएं, ठीक है, तो उससे जो संबंधित होती हैं तो उसको हम ऐतिहासिक विधा कहते हैं। तो ऐसी ही बला का नाम जो है उपन्यास है, जो कि आज हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसी को हम, जो उपन्यास क्या है, उपन्यास एक ऐतिहासिक विधा है जो कि एक अतीत में घटित घटना को जो है प्रस्तुत करता है उसको प्रभावी ढंग से। तो आज हम उपन्यास को ही हम समझेंगे। एक समय ऐसा भी था कि लोग जो है उपन्यास पढ़ने को, काफ़ी लोगों की संख्या थी, काफ़ी मात्रा में लोग जो है उपन्यास पढ़ते थे, और जो लोग हिंदी को नहीं जानते थे तो उपन्यास पढ़ने के लिए वे लोग हिंदी को भी सीखते थे, काफ़ी इसका क्रेज़ था पढ़ने को, लोगों में काफ़ी जो है इच्छा होती थी, ठीक है। तो उपन्यास कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना ये भी है आपका, ठीक है। तो इसी के आज हम बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और इसकी विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषा स्पष्ट किया है, इसके जो तत्व हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है हम परिभाषा को स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी यहाँ से परिभाषा को तो हम देखें, इसका हम अर्थ की हम बात करें तो इसमें जो है लिखा हुआ कि उपन्यासते इति उपन्यास, मतलब जो है अर्थात जो सामने रखा जाए वह उपन्यास है, मतलब जो है जो सामने रखा जाए, क्या रखा जाए आगे भी मैं बता रहा हूँ आपको। अतः उपन्यास शब्द का अर्थ है कि सामने रखना, ठीक है। तो उपन्यास जो है प्रसादम, अर्थात किसी वस्तु को इस प्रकार कर संजो कर रखना जिससे दूसरे को जो है देखकर प्रसन्नता हो, ठीक है, प्रसन्न हो जाए, मतलब जो है अब देखने की यहाँ से बात आई है सामने रखने की, तो आप सामने क्या रखोगे, जो कि उपन्यास जो है आपका ऐतिहासिक विधा है, तो इतिहास में घटी ऐसी घटनाएं, ठीक है, तो उसको प्रभावी ढंग से जो है किसी के सामने प्रस्तुत करना, उसको रखना जिससे पढ़ने वाला फिर देखने वाला व्यक्ति को जो है प्रसन्न हो जाए, तो इसी को हम उपन्यास कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो कि उपन्यास जो कि ऐतिहासिक विधा है, मैंने अभी आपको बताया है, तो इतिहास में ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं, जैसे कि हम आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है झांसी की रानी, तो ये ऐतिहासिक उपन्यास है। तो इसको जब प्रभावी ढंग से आप लोगों के सामने रखा जाता है तो आप लोग पढ़ते बहुत ही अच्छे तरीके से प्रसन्न भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें वीरता की कहानी को दर्शाया गया है झांसी की रानी की। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे उपन्यास हैं जो कि लोगों को पढ़ने में अच्छे भी लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे और भी लिखा हुआ है, किंतु आधुनिक संदर्भ में हिंदी का उपन्यास शब्द अंग्रेजी के नोवेल शब्द का जो है हिंदी रूपांतरण है, मतलब जो है आज जो उपन्यास शब्द है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में जो हम नोवेल कहते हैं, नोवेल जो कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, इसी का पर्यायवाची है, ठीक है। और ये जो नोवेल शब्द है ये जो है संस्कृत के नवल शब्द का जो है प्रयोग हुआ, मतलब जो है उपन्यास के लिए संस्कृत में नवल शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, इसको संस्कृत में हम नवल कहते हैं। अतः कह सकते हैं कि अंग्रेजी का जो है नोवेल जो शब्द है कहीं संस्कृत के नवल शब्द से तो उत्प्रेरित नहीं हुआ हो, मतलब जो है ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नोवेल शब्द है ये संस्कृत की नवल शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति जो हुई है, ऐसा देखने में प्रतीत होता है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो कि संस्कृत से के शब्दों से उनकी जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, उनका विकास हुआ है। तो इस प्रकार हम जो है कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या समझा कि उपन्यास क्या है, उपन्यास किस बला का नाम है, तो इतिहास की ऐसे कालक्रम में घटित घटना को, ठीक है, प्रभावी ढंग से जब किसी के सामने रखा जाए, प्रस्तुत किया जाए, तो जो देखने वाला व्यक्ति है या फिर सुनने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, प्रसन्न हो जाए, यही आपका जो है उपन्यास कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है इसके बारे में लिख देना है। उपन्यास के हम यदि शाब्दिक अर्थों में बात करें तो उपन्यासते इति उपन्यास, मतलब जो है अपने हम गुजरे हुए कल को, अपने इतिहास को जब हम संजो कर सामने रखते हैं
जिससे सामने वाला व्यक्ति जो है पढ़ने वाला या फिर जो है सुनने वाला देखने वाला व्यक्ति जब प्रसन्न हो जाता है पढ़कर सुनकर देखकर, तो इसी को हम उपन्यास कहते हैं। तो इस तरह से भी आप इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा को दो विद्वानों ने स्पष्ट किया है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। उससे पहले एक विद्वान ने कहा है, और भी कुछ हमारे विद्वान हैं जिन्होंने उपन्यास को एक मनोरंजन मात्र ही माना है, ठीक है। यानी किसी समय उपन्यास का, ठीक है, किसी समय उपन्यास का उद्देश्य ऐसा ही रहा है, किंतु आधुनिक विद्वानों को विचार इनमें से भिन्न। मतलब जो है कुछ विद्वान इसको उपन्यास को एक मनोरंजन का साधन मानते हैं, मनोरंजन मात्र ही इसको मानते हैं, क्योंकि किसी समय उपन्यास का ऐसा ही उद्देश्य रहा होगा। लेकिन कुछ जो कि विद्वान हैं, आधुनिक विद्वान, वे जो है इसको भिन्न मानते हैं। जैसे कि यहाँ से डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी, इनका कहना है कि युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य उपन्यास कहलाता है। इनकी बातों को समझिएगा, ठीक है। युग की गतिशील पृष्ठभूमि, गतिशील जो कि समाज गतिशील है, ठीक है, काफ़ी भागदौड़ की जिंदगी है। तो इसमें जब एक सहज शैली में, सहज मतलब होता आसान शैली में, स्वाभाविक जीवन की मतलब जो है स्वाभाविक जो जीवन है उसकी एक पूर्ण झांकी, जीवन की एक पूर्ण झांकी, संपूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य जो है उपन्यास कहलाता है, ठीक है। तो क्योंकि आज जो है गतिशील युग है, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं है, तो उपन्यास में जो है इसका जो पृष्ठभूमि जो है एक सहज शैली में होनी चाहिए, कम शब्दों में उपन्यास होना चाहिए, ठीक है, और स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला जो गद्य होता है वही जो है उपन्यास कहलाता है। यहाँ पे अगली परिभाषा श्याम सुंदर दास जी प्रस्तुत करते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा उपन्यास होती है, ठीक है। ये जो है श्याम सुंदर दास जी का कहना है कि जो मनुष्य की जो वास्तविक जीवन है इसकी जो काल्पनिक कथा है, ठीक है, जो इमेजिनरी जो इसकी कथा है, इसी को हम उपन्यास कहते हैं। तो इतना ही इसको समझिएगा। और हम आगे देखें तो आधुनिक युग में उपन्यास एक सर्वाधिक प्रचलित विधा है। मतलब जो आधुनिक युग में उपन्यास एक प्रचलित विधा, इससे पहले भी इसका काफ़ी क्रेज था, काफ़ी प्रचलित विधा थी। या जो है आधुनिक, क्योंकि आधुनिक युग इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि आधुनिक युग में इसमें काफ़ी विद्वान आए ऐसे जिन्होंने इसके क्षेत्र में काफ़ी विकास किया, जिससे इसका क्रेज जो है बढ़ा लोगों के प्रति। फिर है कि यह आधुनिक युग का महाकाव्य जो है बन गया, जिसमें जीवन की संपूर्ण झांकी सरस रूप में प्रस्तुत की जाती है। उपन्यास क्या है, इसमें व्यक्ति की संपूर्ण जीवन की घटनाओं के बारे में जो है प्रस्तुत किया जाता है, यही होता है उपन्यास, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। वैसे तो इसकी परिभाषा जो मैंने इसका अर्थ स्पष्ट किया है वही इसका जो कि हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास है, लेकिन यहाँ से थोड़ा हम अलग से इसका हम क्वेश्चन एक मैंने इसमें ऐड किया है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। तो आधुनिक काल की विकसित गद्य विधाओं में से उपन्यास एक महत्वपूर्ण स्थान है, उपन्यास का भी। और हिंदी का उपन्यास अंग्रेजी के नॉवेल का हिंदी पर्याय माना जाता है। मतलब जो है हिंदी का जो उपन्यास है इसको हम इंग्लिश में जो है नॉवेल कहते हैं, उसी का पर्यायवाची माना जाता है। हिंदी साहित्य में उपन्यास का उद्भव आधुनिक काल से माना जाता है। मतलब जो हिंदी काल में, क्योंकि इसका मध्य युग में भी जो इसका प्रचलन था, लेकिन आधुनिक युग में कुछ ऐसे हमारे विद्वान आए, लेखक, जो कि उपन्यास को लिखकर इसके क्षेत्र में काफ़ी प्रगति लाई, काफ़ी इसमें विकास किया। इसीलिए इसका जो उद्भव विकास माना जाता है आधुनिक काल से ही माना जाता है। उपन्यास जो शब्द है ये दो शब्दों का योग है, उप प्लस न्यास। उप का अर्थ होता है समीप, न्यास का अर्थ होता है रखना। मतलब जो है इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसका अर्थ हुआ कि समीप रखना। अब समीप क्या रखना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि उपन्यास एक ऐतिहासिक विधा है। तो इतिहास में ऐसे कालक्रम में जो घटनाएं घटित हुई हैं, तो उसको जब हम एक प्रभावी ढंग से, ठीक है, किसी के सामने रखें, जिससे पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, सुनने वाला जो व्यक्ति है, फिर देखने वाला जो व्यक्ति है, उसको जब देखकर या फिर पढ़कर उसको प्रसन्नता हो, ठीक है, तो इसी को हम उपन्यास कहते हैं। और हिंदी उपन्यास साहित्य का यूरोपीय साहित्य सीधा प्रभाव है। भारतीय क्षेत्र जो सीधे तौर पर अंग्रेजी के संपर्क में था, वहाँ जो है इसका प्रारंभ कुछ पहले हुआ था। बांग्ला में हिंदी से पूर्व ही उपन्यास लेखन प्रारंभ हो चुका था, अतः हिंदी उपन्यास पर बांग्ला उपन्यास का प्रभाव पड़ा। फिर है हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के संदर्भ में विद्वानों का मतभेद है। इस संबंध में जिन दो उपन्यासों के नाम आते हैं वो हैं, क्योंकि श्रद्धा राम
फुलेरी कृत का भाग्यवती जो कि सन 1877 में आया था। फिर है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा परीक्षा गुरु जो कि 1882 ईस्वी में आया था। परीक्षा गुरु को अधिकांश विद्वान हिंदी का पहला उपन्यास जो है मानते हैं। हिंदी उपन्यास परंपरा में प्रेमचंद का योगदान जो है महत्वपूर्ण है। उन्होंने उपन्यास को एक नई दिशा जो है प्रदान की, युग परिवर्तक का कार्य किया और प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर हिंदी उपन्यास के विकास को 4 भागों में इसको बांटा गया है। हिंदी विकास के जो इसको बांटा गया है, इसका जो कालक्रम है इसको भी समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग है कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, यानी प्रेमचंद से पहले का उपन्यास, ठीक है। फिर है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, मतलब प्रेमचंद के समय का हिंदी उपन्यास क्या था। फिर है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, के बाद का उपन्यास क्या था। फिर समकालीन हिंदी उपन्यास। तो हमके जो कि जिसको 4 भागों में बांटा गया है इसके कालक्रम को हिंदी उपन्यास के, इसके हम कालक्रम को भी थोड़ा सा विस्तृत में हम चर्चा कर ले रहे हैं। अब प्रेमचंद पूर्व युग मतलब प्रेमचंद से पहले का युग जो था ये 1882 से लेकर 1918 ईस्वी तक जो है चला। तो इस काल में हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक रूप सामने आया जो कि मुख्य रूप से मनोरंजन नैतिक शिक्षा पर ही आधारित था और इस दौर में मौलिक अनुदित दोनों तरह के उपन्यास जो है लिखे गए थे। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इसमें जो उपन्यास लिखे गए थे मनोरंजन प्रधानता थी। उस समय जो उपन्यास लिखे गए हैं जो कि प्रेमचंद से पहले के, तो इसमें जो प्रधानता थी उसमें मनोरंजन पर सारे के सारे उपन्यास लिखे गए, जैसे कि तिलिस्मी, अय्यारी और जासूसी उपन्यास जो है बहुत लोकप्रिय थे। इस पर उपन्यास लिखे गए। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता, इसका जो है सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर है इसकी विशेषता है समाज सुधार। तो कुछ उपन्यास का उद्देश्य समाज में जो व्याप्त बुराइयां थे उसको उजागर करना था, जैसे कि लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु जो कि 1882 ईस्वी में आया था, जिसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है माना जाता है। इसी उद्देश्य में जो है लिखा गया था, जो समाज में के सुधार से के प्रति लिखा गया था। फिर है नैतिकता पर जोर। तो श्रद्धा राम फिलौरी के भाग्यवती जैसे उपन्यास में नैतिकता और उपदेश पर जो है बल दिया गया था। अब इसके प्रमुख लेखक कौन कौन से थे, तो यही इसके प्रमुख लेखक थे, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास जी, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी, तो जो कि प्रेमचंद से पहले के उपन्यासकारी थे। फिर है प्रेमचंद युग, जो कि प्रेमचंद का युग क्या था, ये जो है 1918 से लेकर 1936 तक ये चला। इस युग का नाम मुंशी प्रेमचंद के नाम पर पड़ा, जिन्होंने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा प्रदान की और उनके जो उपन्यास के कल्पना लोक से बाहर निकलकर एक यथार्थवादी सामाजिक समस्याओं को गहराई से जो है उसको जो है इसमें छिपा हुई है। मतलब इनकी उन्होंने जो है जो समाज में जो बुराइयां थी, जो समस्याएं थी, उनको अपने उपन्यासों के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि यथार्थवाद, तो प्रेमचंद ने किसान मजदूर की समस्याओं, सामंती व्यवस्थाओं के शोषण, गरीबी और समाज में जो दोगलापन था, ठीक है, उसको जो है अपने उपन्यास के माध्यम से जो है बताने का प्रयास किया है। फिर है कि आदर्शों जो है उन्मुख यथार्थवाद, तो उन्होंने समाज की जो बुराइयां थी उसको उजागर करने के साथ साथ उनके समाधान का भी जो है आदर्श प्रस्तुत किया। फिर है राष्ट्रीय चेतना, तो गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई दिया, जिसमें जो है राष्ट्रीय आंदोलन और जो है स्वदेशी प्रेम जैसे विषय भी इसमें जो है शामिल थे। इस पर भी उन्होंने जो है उपन्यास लिखे। फिर है नारी समस्या, तो विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, नारी शिक्षा जैसी जो समस्याएं थी उनको भी उजागर करने का कार्य किया है मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यासों के माध्यम से, ठीक है। अब इनमें प्रमुख उपन्यास कौन से थे, तो मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे, जैसे कि सेवा सदन, निर्मला और जो है गबन और गोदाम, और अन्य भी जैसे कि लिखे हैं बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे लेखक ने, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का कंकाल, तितली, और जो है विशंबर नाथ शर्मा जी का जो है कौशिक का माँ, ठीक है। तो ये उपन्यास थे जो कि प्रेमचंद के युग में जो है लिखे गए प्रसिद्ध उपन्यास थे। फिर हम देखेंगे कि प्रेमचंदोत्तर युग जो कि 1936 ईस्वी के बाद का था, ठीक है। तो प्रेमचंद के बाद हिंदी जो उपन्यास है ये विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों में जो है बढ़ गया था। इस दौर में समाज के यथार्थ में नए आयामों को जो है खंगाला गया था। इसकी विशेषता क्या थी, इसमें जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे गए, जैसे कि जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे जी, इंद्रजाल जोशी जैसे लेखक ने जो है पात्रों के मन की गहराई में उतरकर उनके मनोविज्ञान को जो है समझने का प्रयास किया। और जैनेन्द्र का त्यागपत्र इन्होंने लिखा है, अज्ञा जी का शेखर,
एक जीवनी, इसमें जो है प्रमुख उदाहरण है। फिर है सामाजिक यथार्थवाद, तो यशपाल और भगवती शरण वर्मा जैसे जो है लेखकों ने सामाजिक विषमताओं और क्रांति की भावना को जो है चित्रित किया। फिर है आंचलिक उपन्यास, तो आंचलिक उपन्यास में फरेश्वर रेणु जी ने ग्रामीण जीवन और विशिष्ट आंचलों में रहन सहन संस्कृत बोली को जो है केंद्र में रखकर उपन्यास लिखे हैं। उनका उपन्यास जो था महिला आंचल सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ जो है इसका उदाहरण है। फिर है प्रयोगवादी और नई जो है प्रवृत्तियाँ, तो धर्मवीर भारती का जो है सूरज का सातवां घोड़ा जैसी कृतियों ने जो है नए नए प्रयोग जो है किए। फिर है महिला जो है लेखिकाएं भी इसमें थी। इस दौर में महिला लेखिकाओं ने भी जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें कृष्णा, सुमति, उषा जो है प्रियवदा और जो है मन्नू भंडारी इसमें जो है महिलाएं लेखक जो है भी अपना योगदान दिया है। फिर है समकालीन उपन्यास, तो यह जो है हिंदी आधुनिक हिंदी उपन्यास का सबसे नया दौर था, जिसमें नई पीढ़ी के लेखक ने वैश्विक संदर्भों, महानगरों, जीवन और बदलती सामाजिक राजनीतिक जो परिस्थितियाँ थे उसको आधार बनाया, उसी पर उपन्यास लिखे। जैसे कि इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो दलित और स्त्री जो है विमर्श, तो दलितों और महिलाओं के जीवन संघर्षों, अस्मिता उसकी और उससे जुड़े जो उपन्यास जो है इसमें महत्वपूर्ण जो है उसी पर लिखे गए सारे के सारे। फिर है वैश्वीकरण का प्रभाव, तो आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण के जीवन में आए बदलाव को इसमें दर्शाया गया है। विविध विषय जैसे कि राजनीतिक विडंबना, नक्सलवादी आंदोलन, शहरी मध्य वर्ग की चुनौतियाँ, पारिवारिक जो रिश्ते में जटिलताएं होती, तो इस पर इस तरह के जो है निबंध लिखे गए आधुनिक युग में। फिर है प्रमुख इसमें लेखक की बात करें तो जो है मैताई पुष्पा, चित्रा मुर्दुल और जो है नसीरा शर्मा और गोविंद मिश्र इसमें के जो है प्रमुख लेखक थे। चलिए यहाँ से हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अब यहाँ से हम उपन्यास के हम तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है कथा वस्तु या घटनाक्रम, फिर है पात्र या चरित्र चित्रण, कथोकथन शैली, देश काल या वातावरण, फिर उद्देश्य। इसके 6 हम तत्वों को वर्णन करेंगे जो कि कहानी में सेम ही इसके तत्व रहते हैं। ठीक है, अब हम जो कि इसका पहला जो तत्व है वो है कथा वस्तु या घटनाक्रम। तो उपन्यास की मूल कथा या कहानी को ही कथा वस्तु या घटनाक्रम कहा जाता है। मतलब जो है उपन्यास की जो मूल कथा होती है या कहानी को ही जो इसकी कथा वस्तु होती है उसी के घटनाक्रम को जो है कहा जाता है। किसी उपन्यास में एक जो है मूल कथा होती है, तो किसी में जो है मूल कथा के साथ ही कुछ प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं। मतलब जो है कुछ जो कहानियाँ होती हैं, ठीक है, जो उपन्यास होती हैं, कुछ जो है मूल कथाएं होती हैं। कभी कभी क्या होती है कि कथाएं जो है कुछ प्रासंगिक भी होती। प्रासंगिक मतलब ये होता है जैसे कि कोई मूवी का एक पार्ट आया, फिर दूसरा उसका पार्ट जब आता तो उसको हम उस पहली वाली मूवी का मतलब मूल जो कथा का हम प्रासंगिक भाग कहते हैं। जैसे कि आपने बाहुबली देखा होगा, फिर बाहुबली 2 आपने देखा है, गदर आपने देखा होगा प्रेम कथा है, फिर गदर 2 आपने देखा है, तो दूसरा जो उसका पार्ट होता है उसकी प्रासंगिक कथा होती है। फिर है जो मूल कथा का ही भाग होती है, मतलब जो ये प्रासंगिक कथाएं होती है मूल कथा का ही भाग होता है दूसरा। और उपन्यास की कथा की प्रत्येक घटना एक सूत्र में बंधी रहनी चाहिए। उपन्यास की जो कथा होती है, ठीक है, इसकी घटना जो होती है एक दूसरे से बंधी होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, मतलब इसका ये होता है। ठीक है, तो इस क्रम में कथा का उदय, विकास, अंत 3 इसकी अवस्थाएं होती हैं। मतलब कोई भी कहानी होती है, आपने मूवी देखा होगा तो मूवी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिर इसका मूवी में जो है कहानी का विस्तार होता है, ठीक है, फिर उसका कहानी का अंत हो जाता है। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो वर्तमान संदर्भ में मानव जीवन की प्रत्येक घटना महत्वपूर्ण है जो उपन्यास की कथा वस्तु जो है बन जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से हम पात्र और चरित्र चित्रण के बारे में हम चर्चा करेंगे। उपन्यास जो है मानव जीवन से संबंधित होता है, क्योंकि आपने मूवी में देखा होगा कि हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलन होते हैं, तो सभी का एक नाम होता है, ठीक है, सभी का अपना अपना रोल होता है। तो यही होता है पात्र का चरित्र चित्रण। मानव चरित्र का, ठीक है, इसे क्या है मानव चरित्र का चित्र भी कहा जाता है। इसमें जो है मानव चरित्र के विविध रूप प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि इसमें मानव के जो चरित्र होते हैं जिसको जो रोल मिला होता है उसको अदा करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। उपन्यास में सभी पात्रों को समान महत्व होता है और ये सभी कथा को जो है आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उपन्यास में जितने भी इसमें लोग शामिल होते हैं, ठीक है, तो वे अपने जो है उपन्यास को समान रूप से जो है महत्व देते हैं और कथाओं को आगे बढ़ाते हैं सभी लोग मिलकर। और उपन्यास में पात्रों के चरित्र में
सत्यता दिखती है, स्वाभाविकता होती है, सजीवता के साथ ही जो है प्रभावोत्पत्तिता भी जो है होनी चाहिए। ठीक है। तो पात्रों के रूप में पहले तो केवल नायक और नायिका को ही जो है महत्व दिया जाता था। पहले क्या था, पात्रों के रूप में जो हीरो होते थे, जो हीरोइन होती थी, उनको ही महत्व दिया जाता था। किंतु आज जो है सभी को सम्मान दिया जाता है। पहले तो पात्रों का कोई भी जो है स्वतंत्र व्यक्तित्व भी नहीं होता था, वे उपन्यास की कठपुतली हुआ करते थे। किंतु आज उनका जो स्वतंत्र व्यक्तित्व भी होता था। पहले क्या होता था, पहले अन्य जितने भी पात्र होते थे हीरो हीरोइन को छोड़कर, उनका कोई भी जो है महत्व इतना नहीं होता था। लेकिन आज क्या है, आज सभी पात्रों का काफ़ी महत्व होता है। ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको पात्र चरित्र के बारे में आपको लिखना है। फिर हम अगला देखेंगे तत्व कि कथोपकथन। तो कथोपकथन से जो है कथानक को गतिशीलता मिलती है और साथ ही यह पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक होता है। कथोपकथन से उपन्यास के पात्रों में सजीवता और स्वाभाविकता जो है आती है। मतलब जो कथोपकथन का मतलब होता है कि उसमें सजीवता आती है, स्वाभाविकता आती है। मतलब अपने जो भी कथन होता है उसको सही से करते हैं, जिससे जो देखने वाला व्यक्ति को एकदम उसकी जो एक्टिंग है, उसका जो कार्य है, एकदम सही लगता है, उसी के जीवन के बारे में लगता है। और पात्रों की जो भाषा है, जो बातचीत ही कथोपकथन, मतलब जो पात्र होते हैं उनकी जो भाषा है और जो उनको रोल दिया जाता है करने को। ठीक है। तो वो जो बातचीत उनकी होती है, जो बोलते हैं, वही उसका जो है कथोपकथन होता है, जो कथा के विकास में गति लाते हैं। पात्रों की बातचीत यथार्थ में कथोपकथन ही है जो पात्र के चरित्र के निर्माण में जो है सहायक है। ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद आपको लिखना है। फिर है देश काल या वातावरण। तो देश काल तथा परिस्थिति का समुचित समन्वय ही पत्रों को स्वाभाविक बनाकर उन्हें पूर्णता की ओर जो है ले जाता है। यही कारण है कि उपन्यास जो प्रारंभ में ही उस स्थिति का जिक्र कर देता है जिससे स्थान एवं समय का आभास हो उठता है। पात्रों का चरित्र एक एक के बाद एक घटनाओं के वर्णनों को जो है स्वाभाविक और यथार्थवादी बनाकर देश काल या वातावरण पर जो है निर्भर होता है। और देश काल को ही वातावरण जो है कहा जाता है। वातावरण से जो है कथा का प्रवाह बना रहता है, जिससे पात्र जो है जीवंत हो उठता है। मतलब क्या है, इसमें क्या है, कहानी को सभी पात्र आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। आगे की ओर जो है कार्य करते हुए बढ़ाते हैं, उपन्यास को आगे बढ़ाते हैं। ये होता है देश काल या जो है वातावरण। ठीक है। फिर है आगे हम देखेंगे कि भाषा और जो है शैली। तो साहित्य लेखन में हिंदी शैली का पहला जो है महत्व है। काफ़ी हद तक किसी उपन्यास की सफलता उपन्यास की भाषा शैली पर निर्भर करती है। मतलब जो है उपन्यास की जो सफलता है उसकी भाषा पर निर्भर करती है। जाहिर सी बात है, उपन्यास अच्छा होगा तो उसकी डिमांड भी अच्छी होगी, चाहे किसी भी भाषा में हो। क्योंकि पहले उपन्यास का काफ़ी क्रेज था, तो लोग जो है जो कि हिंदी नहीं जो जानते थे, तो वे लोग हिंदी पढ़ने के लिए उत्सुक होते थे, हिंदी सीखते थे उपन्यास पढ़ने के लिए। और सहज व सरल भाषा तथा जो है प्रवाह पूर्ण शैली पाठक को जो उपन्यास से बांधे रखने में सहायक होती है। मतलब उपन्यास की जो भाषा होनी चाहिए, ठीक है, सरल होनी चाहिए। ठीक है। एक प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए शैली। और जब पाठक मतलब होता है जो पढ़ने वाला इसका व्यक्ति है, जो देखने वाला व्यक्ति को जो है एक अच्छे से समझ में आए। ठीक है। उपन्यास से बंधे रहने में सहायक होती है। मतलब जो उपन्यास जो होता है इसमें व्यक्ति इतनी जल्दी उसको छोड़ कर नहीं जाता है, बोर नहीं हो फील करता है, उसी से जो है उसको पूरा जो है करके उसको पूरा पढ़ के या फिर देख के ही जाता है। उपन्यासकार भाषा भाव को पात्रों की सहज अभिव्यक्ति के रूप में जो है सामने रखता है। यथार्थवादी धरातल की कथा के लिए कथा वस्तु जिस काल की है उसी काल की भाषा संदर्भ को जो है जोड़ती चलती है, जिससे पात्रों का चरित्र जो है स्वाभाविक बन जाता है। ठीक है। मतलब जो है जो कथा होती है तो उस काल की जो भाषा होती है उसी भाषा को लेकर ही जोड़ती है, संदर्भ में चलती है, जिससे जो पात्र का जो चरित्र होता है स्वाभाविक लगता है। पात्र आपको ऐसा लगता है कि मानो उसी का ही जीवन का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है। आपने मूवी वगैरह देखा होगा तो आपको ये नहीं लगता है, एक एक ऐसे स्थिति आप में मन में जरूर प्रश्न उठता होगा, तो मान लो इनकी जीवन की ही कहानी होती है, एकदम रियल की कहानी हो, जबकि सभी के सभी जो है काल्पनिक ही कहानियाँ होती हैं। अब आज का उपन्यास जो है गद्य विधा की समस्त शैलियों का जो है प्रयोग करता है। आज का जो उपन्यास जो गद्य है ये विधा की जो समस्त शैलियाँ, जो सभी शैलियाँ हैं, सभी का प्रयोग करता है। फिर इसके उद्देश्य की हम बात करें तो प्रत्येक जो उपन्यास लेखक है का एक उद्देश्य होता है। मतलब जो लेखक होता है उपन्यास लिखने वाला, उसका एक उद्देश्य होता है जिसे उसका बीज भी जो है कहा जाता है। उद्देश्य क्या हो, कैसा हो,
यह अलग बात होती है। मतलब जो है किसी उपन्यास का उपन्यास मतलब उसकी जो है उद्देश्य क्या है उपन्यास के प्रति, ठीक है, और जो है कैसा जो है उद्देश्य है, ये तो अलग बात है। लेकिन उपन्यास जो है मनोरंजन का साधन है, और यह बात सही है, किंतु यह मनोरंजन की किसी न किसी मनोरंजन को जो है जन्म अवश्य देता है। पात्र कथा के उद्देश्य को प्रथम घटना के माध्यम से व्यक्त करता है, दूसरी और पात्र संवाद के माध्यम से उद्देश्य को अधिक स्पष्ट करता है। कथा के पात्रों का उसके जीवन के जो है साथ मानव जीवन का सीधा जो है संदर्भित करता है, या फिर कह सकते हो सीधा संपर्क जो है जोड़ता है। तो कथा में जो पात्र होते हैं, ठीक है, उसके जीवन के साथ उसके जो जितने भी पात्र होते हैं जो इसमें रोल करते हैं, तो उसके जीवन के साथ मानव जीवन का सीधा जो है संदर्भ होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे उपन्यास के प्रकार या इसके जो है भेद। तो उपन्यास के तत्वों के आधार पर इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसके भेद एक है घटना प्रधान, दूसरा है चरित्र प्रधान, तीसरा है नाटकीय प्रधान। जबकि कुछ विद्वान जो कि उपन्यास के तत्वों को अलग अलग इसको कई इसके तत्व बताए हैं, जो कि 5 इसको जो है भेद इसके बताए हैं। पहला है प्रधान घटना प्रधान, दूसरा है चरित्र प्रधान, तीसरा है नाटकीय प्रधान, ऐतिहासिक और जो है सामाजिक उपन्यास। तो इसको जो 5 भागों में बांटा है। तो चलेगा, पहला है घटना प्रधान जो उपन्यास। तो जिस उपन्यास की कथा वस्तु में घटना की प्रधानता होती है, मतलब जो भी उपन्यास होता है उसमें तो किसी घटना के बारे में जिक्र है, घटना की जो है प्रधानता होती है, ठीक है, घटना का ही जिक्र होता है काफ़ी मात्रा में, तो या किसी घटना विशेष को ध्यान में रखकर जो उपन्यास लिखा जाता है। मतलब यदि कोई उपन्यास में घटना की प्रधानता है तो जाहिर सी बात है जरूर कोई ऐसी घटना घटी होगी समाज में, अभी किसी समय में कालखंड में, उसी से संबंधित है, वह जो है घटना प्रधान उपन्यास कहलाता है। और इसमें जो है पात्र का महत्व कक्षा की अपेक्षा जो है गौड़ रहता है। घटनाओं के जो है आरोह और अवरोह में पाठक जो है पात्र को पूर्णतः भूल जाता, इसलिए इन उपन्यास में पात्रों का चारित्रिक विकास विशेष महत्व नहीं रखता है। इन उपन्यासों में वास्तविकता न होकर के काल्पनिक चमत्कारपूर्ण जीवन का ही प्राधान्य रहता है, जैसे कि चंद्रकांता जो है संतति और जो है भूतनाथ आदि जो उपन्यास इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर है चरित्र जो है प्रधान जो है उपन्यास। तो कुछ उपन्यास में जो है किसी पात्र या उसके चरित्र की प्रधानता होती है। कुछ उपन्यास ऐसे होते हैं जिसमें किसी जो है व्यक्ति के बारे में, ठीक, उसके चित्रण की प्रधानता होती है। तो इसमें घटनाओं का जो कि उसकी गौड़ होती है, घटनाओं के बारे में जिक्र होती है। गौड़ का मतलब होता है उसकी कमी होती है घटनाओं की। और जो है पात्र की प्रधानता होती है। तो पात्र की प्रधानता होती है मतलब जो रोल प्ले कर रहा है उसकी प्रधानता होती है। तो चरित्र की प्रधानता के कारण इसका कथानक जो है शिथिल होता है, पात्रों के चारित्रिक जीवन पर ही पूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो कुछ ऐसे उपन्यास होते हैं जिसमें जो चरित्र होता है जो इसमें करने वाला, तो उसी पर जो है ध्यान दिया जाता है, ठीक है, उसके चारित्रिक विकास पर ही पूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो पात्र घटनाओं के पूर्ण युक्त होते हैं, और ये उपन्यास जो है समाज, देश और जाति के चारित्रिक विशेषताओं का जो है प्रदर्शन करते हैं, और घटना प्रधान उपन्यासों में इसका महत्व जो है अधिक माना जाता है। तो इस तरह से इसके में आपको लिखना है। फिर अगला इसका जो प्रकार है नाटकीय प्रधान जो उपन्यास। तो उपन्यास में जब ना तो एक तरफा किसी घटना मात्र की प्रधानता होती है और ना ही कोई चारित्रिक विशेष की प्रधानता होती है। मतलब जो है कोई ऐसा उपन्यास जिसमें ना तो किसी घटना की प्रधानता हो, ना ही किसी की जो है चरित्र चित्रण की प्रधानता हो, अपितु या कथा वस्तु या पात्र दोनों का समान जब समन्वयन करता हो, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहलाते हैं। तो यदि जो है पात्र घटनाओं को प्रभावित करते हैं और ये घटनाएं भी पात्रों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के प्रति जिम्मेदार होती हैं, और समय की गति भी इन्हें पूर्ण प्रभाव डालती है। प्रेमचंद के उपन्यास इसी कोट में आते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास लिखे हैं ये जो है इसी क्षेत्र में आते हैं, नाटकीय प्रधान उपन्यास के अंतर्गत। फिर है ऐतिहासिक उपन्यास। तो देश कालिया जो है चित्रण उपन्यास का एक प्रमुख लक्षण भी है, और इसका उपन्यास तत्व भी है। किसी ऐतिहासिक चरित्र मतलब कोई ऐतिहासिक में कोई कालखंड में कोई घटना घटित हुई, तो उसका चरित्र मतलब एक पात्र किसी घटना को आधार बनाकर जब लिखे गए उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास के श्रेणी में आते हैं। तो इसमें भी नाटकीय उपन्यास की भांति पात्रों और घटनाओं का समन्वय मिलता है। देश काल के वर्णन से अभिप्राय यह है कि जिस देश या काल का वर्णन हो वह जो है यथार्थ उचित होना चाहिए,
कि जापान को जो है अल्पस पर्वत का पर जो है बताना, मतलब जो है जिस काल की घटना हो, जिस देश की घटना हो, तो उसके बारे में जिक्र किया जाए। जैसे कि पृथ्वीराज के समय कोट पेंट की जो है वेशभूषा आदि, मतलब जो है पृथ्वीराज के जो समय था तो कोट पेंट का जो है वेशभूषा काफ़ी प्रचलित थी, तो उस समय की उसमें वेशभूषा का भी जो है प्रयोग किया जाए। तो चित्रण जो है देश काल का विरोध होने के अतिरिक्त जो है और कुछ नहीं है। तो इस तरह से इसके बारे में हमको लिखना है। अब हम इसका और भी अगला इसका तत्व है, भेद है, वो है सामाजिक उपन्यास। तो कुछ विद्वान जो है इसके एक वर्ग को मानने लगे हैं जिसमें सामाजिक विचार, आदर्श और सामाजिक समस्याएं जो है चित्रित होती हैं। इसमें लेखक अपने समय के आदर्शों के अनुकूल ही पात्रों का चित्रण करता है। आज के प्रगतिवादी लेखकों के अधिकांश उपन्यास तथा प्रेमचंद के कुछ उपन्यास ही इसी कोड में सम्मिलित किए जा सकते हैं। अतः इस स्वरूप या श्रेणी को सामाजिक उपन्यास कहा जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। अब उपन्यास को उक्त प्रकारों में लगभग इतिहास के सभी स्वरूप या जो है भेद आ जाते हैं, मतलब ऊपर जो जितने मैंने आपको इसके प्रकार कराए हैं भाई इतने ही इसके प्रकार हैं। लेकिन कुछ जो है समीक्षक उपन्यास को दो विशेष स्वरूप या श्रेणी में जो है रखना ही जो है समुचित जो है मानते हैं। मतलब जो है कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिसको उपन्यास को जो है केवल दो श्रेणियों में रखना उचित मानते हैं। एक जो है वास्तविक जो है प्रधान उपन्यास, दूसरा है कल्पना जो है प्रधान उपन्यास। अर्थात किसी वास्तविक घटना या चरित्र को आधार बनाकर उसके जीवन की वास्तविक घटना को जब उभार कर लिखा गया उपन्यास वास्तविक प्रधान जो है उपन्यास कहलाता है। कुछ ऐसे भी हमारे विद्वान हैं जिन्होंने कहा है कि उपन्यास को जो है हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं। एक है कि जो है वास्तविक प्रधान उपन्यास, मतलब ऐसे व्यक्ति की वास्तविक घटना, वास्तविक जीवन की घटना, ठीक है, जिसको हम आधार बनाकर एक ऐसा उपन्यास लिखे, ठीक है, जो उसके वास्तविक जीवन से संबंधित हो, तो वह उसका वास्तविक प्रधान उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। और जो उपन्यास किसी उपन्यास की मनोकल्पना की उपज हो, मतलब जो है, और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है कि वास्तविक, तो एक ऐसा उपन्यास जिसको जो लिखने वाला जो उपन्यास करे एक वास्तविक बनाकर कोई उपन्यास ऐसा लिख दे, ऐसे ही कहानी मनगढ़ंत बना के लिख दे, ठीक है, तो ऐसे हम उपन्यास को हम मनोकल्पना की उपज कहेंगे, जो किसी घटना या चरित्र से प्रेरित ना होकर के लेखक की कल्पना मात्र की खोज हो। ऐसे उपन्यास कल्पना प्रधान उपन्यास की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना था। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी जो कि मैंने आपको करा दिया है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अन्य इसकी जैसे कि हिंदी नाटक का उद्भव विकास, हिंदी आलोचना का उद्भव विकास बहुत ही शीघ्र हमारी क्लासें आएंगी। चैनल से आप जुड़े रहिएगा। सारी की सारी इसकी हम क्लासें बहुत ही शीघ्र कंप्लीट करा देंगे। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।